मैं अमित स्वागत करता हूं आपका इंजीनियर्स एक्सीलेंस क्लासेस में। हिस्ट्री की प्रीवियस लेक्चर में हम मुगल काल को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने मुगल काल के दो शासकों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन? एक पढ़ा था हमने बाबर के बारे में और दूसरा पढ़ा था उसके पुत्र हुमायूं के बारे में। ठीक है, बाबर का जो शासनकाल का क्रम था वो था 1519 से 1530 ईस्वी तक, और उस समय उसने मुगल साम्राज्य को एक बड़ी शक्ति प्रदान करी थी, जिसके पश्चात हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक बनता है। ठीक है, 1555 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के तत्पश्चात जो मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है वो होता है मुगलों के बादशाह में बादशाह अकबर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने यह भी कवर करा था कि हुमायूं ने अपने शासनकाल में दो बड़े युद्ध लड़े थे, जिसमें उसको अपनी हार का सामना करना पड़ा था। और वो दो युद्ध कौन से थे? एक युद्ध था चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दूसरा युद्ध उसने उसी के एक साल पश्चात कन्नौज में किया था। ठीक है, यह दोनों युद्ध जो थे वो थे किसके विरुद्ध? शेरशाह सूरी के विरुद्ध। जब यह कन्नौज के युद्ध को हार जाता है, ठीक है, जब यह कन्नौज के युद्ध को हार जाता है तो उसके पश्चात इसे भारत छोड़कर जाना पड़ता है। ठीक है, जब यह भारत छोड़कर जा रहा होता है बीकानेर से, ठीक है, राजस्थान के बीकानेर से पीछे हट रहा होता है, तो इसे अमरकोट के एक शासक, कौन? राणा उसे शरण देते हैं। ठीक है, इसी शरण के बाद 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के शाही महल में मुगलों के बादशाह अकबर का जन्म होता है। ठीक है, जिसका मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसके पिता हुमायूं, जो कि पूर्व में ही मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक रहे थे, और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। यह वही हमीदा बानो बेगम थी जिसने 1564 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। यह वही मकबरा था जो भारत में निर्मित गुंबद वाला प्रथम मकबरा था, जिसको बाद में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित करा गया। अब बात करते हैं हम अकबर के राज्याभिषेक की। ठीक है, अकबर के राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 साल 4 महीने की छोटी सी उम्र में कालानौर के महल में किया जाता है। इससे पूर्व अकबर गजनी और लाहौर का शासक था। ठीक है, 13 साल की उम्र से भी पहले यह गजनी और लाहौर में शासन कर रहा होता है। जब यह शासन में आता है, जब यह राजगद्दी पर बैठता है, तो इसके सामने विरासत में इसे महल के साथ साथ, सत्ता के साथ साथ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। और वो कठिनाइयां होती है कौन? उस समय दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में, ठीक है, दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में एक विनाशकारी अकाल पड़ता है, जिसके पश्चात एक महामारी फैल जाती है। कहां? दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में। तीसरी इसकी जो सबसे बड़ी कठिनाई होती है वो होती है अदलिया आदिल शाह, जो चुनार से लेकर बंगाल तक अपना शासन चला रहा होता है। अब जब यह छोटी सी उम्र में सत्ता पर बैठता है, तो इसके लिए एक संरक्षक नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? संरक्षक नियुक्त किया जाता है, और वह संरक्षक होता है बैरम खां। कौन संरक्षक होता है? बैरम खां होता है, जो 1556 से 1560 ईस्वी तक प्रधानमंत्री के पद पर रहता है। ठीक है, हालांकि बैरम खां स्वयं सत्ता को निभा रहा होता है, सिर्फ वह क्या करता है? अकबर से किसी भी कार्य में राह मशवरा लेता है। इसी के उपलक्ष्य में बैरम खां और दिल्ली सल्तनत
बैरम खां और अकबर दिल्ली सल्तनत को जीतने का प्रयत्न करते हैं, दिल्ली सल्तनत को जीतने का सपना देख रहे होते हैं और इसी बीच ये युद्ध करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो लड़ा गया था विक्रमादित्य, जिसको हम हेमू के नाम से भी जानते हैं, हेमू और बैरम खां के बीच, जो कि अकबर का संरक्षक था। अब बात करते हैं विक्रमादित्य हेमू की। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध को जानने से पहले जानते हैं कि विक्रमादित्य था कौन। विक्रमादित्य अलाउद्दीन आदिल शाह की सेना में सर्वप्रथम क्या रहता है, प्रधान पद पर रहता है। धीरे धीरे यह 22 विजय अभियानों को करता है और हर एक 22 विजय अभियानों में यह जीत जाता है। तो इतनी बड़ी शक्ति विक्रमादित्य होती है उस समय। उसी के उपलक्ष्य में आदिल शाह इसे विक्रमाजीत की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? विक्रमाजीत की उपाधि देता है। यही विक्रमाजीत की उपाधि बाद में अकबर स्वयं के संरक्षकों के लिए भी देता है। अब इससे पूर्व विक्रमादित्य मुगल सेना को समाप्त कर, मुगल सेना के साथ युद्ध करके दिल्ली के पुराने किले को जीत लिया होता है। और अभी दिल्ली पर पुराने किले में किसका शासन चल रहा होता है? वो चल रहा होता है विक्रमादित्य हेमू का। अब विक्रमादित्य अपने एक गुप्तचर को भेजता है कहां? अकबर की सेना में। और उस समय अकबर की सेना में कूटनीति हो रही होती है। अकबर का संरक्षक बैरम खां, अकबर का संरक्षक बैरम खां अपनी ही सेना के सेनापति को मार देता है, अपनी ही सेना के सेनापति को मार देता है। इसी के संदर्भ में, ठीक है, इसी के संदर्भ में इसी का फायदा उठाते हुए विक्रमादित्य हेमू अपनी 50,000 सवारों, 5,000 हाथियों और शक्तिशाली तोपों के साथ चल पड़ता है युद्ध करने। किससे? अकबर से, बैरम खां से। हेमू के पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी होता है। ठीक है, जब वह युद्ध करने के लिए जाता है किसके पास? बैरम खां के पास। तो रास्ते में, ठीक है, जब हरियाणा पहुंचता है तो हरियाणा पहुंचने पर जब अकबर को यह बात पता चलती है तो अकबर अपनी सेना में बैरम खां और किसको? एक बैरम खां को और अली कुली खान के नेतृत्व में अपनी सेना को तैयार करता है और पानीपत के मैदान पर भेजता है। पानीपत के मैदान में जाने से पहले जो विक्रमादित्य होता है उसने एक कसम खाई होती है, एक प्रतिज्ञा करी होती है। और वह प्रतिज्ञा यह होती है कि मैं मुगलों को बाहर खदेड़ दूंगा, भारत से बाहर खदेड़ देने की एक प्रतिज्ञा रची होती है। ठीक है, जब राजा विक्रमादित्य की 50,000 सैनिकों की सेना, 5,000 हाथियों की सेना अकबर की सेना पर टूटती है तो पानीपत का मैदान एक बार फिर से क्या हो जाता है? खून से लाल हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ जब टूट पड़ती है विक्रमादित्य की सेना तो विक्रमादित्य की सेना धीरे धीरे बैरम खां की सेना को काटने लगती है। ठीक है, तहस नहस करने लगती है। तभी क्या होता है? बैरम खां की, ठीक है, बैरम खां की एक सेना की टुकड़ी विक्रमादित्य हेमू के तोपखानों पर कब्जा कर लेती है। और जब तोपखानों पर कब्जा हो जाता है तब भी राजा विक्रमादित्य की सेना एक कुशलता के साथ लड़ते रहती है। ठीक है, इस युद्ध में अकबर की सेना अकबर की सैनिक बैरम खां संरक्षक, उसकी हार निश्चित ही होती है। परंतु होता क्या है? अली कुली खान, ठीक है, अली कुली खान क्या करता है? एक सेना की टुकड़ी लेकर राजा विक्रमादित्य के हाथी को घेर लेता है। जब वह राजा विक्रमादित्य के हाथी को घेर लेता है तो अपने तीर पर कमान चढ़ाकर वो एक तीर छोड़ता है किसके पास? राजा विक्रमादित्य के पास। और वह तीर राजा विक्रमादित्य की आंख पर लगता है। ठीक है, आंख पर लगते ही राजा विक्रमादित्य क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। और घायल होने के तत्पश्चात उसे बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, बंदी बनाकर जब विक्रमादित्य को
पेश किया जाता है अकबर के सामने, तो अकबर उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछता है, ठीक है। और उसकी अंतिम इच्छा क्या होती है कि अकबर तुम भारत छोड़कर चले जाओ, ठीक है। अकबर तुम भारत छोड़कर चले जाओ। और इसी चीज के लिए अकबर जो होता है राजी नहीं होता है, क्योंकि अकबर इस जमीन को, भारत की इस मिट्टी को, ठीक है, स्वयं जन्नत मान रहा होता है, ठीक है, स्वयं जन्नत मान रहा होता है, अपनी जमीन समझ रहा होता है। तो जब विक्रमादित्य को अकबर के पास लाया जाता है, तो अकबर उसे, विक्रमादित्य को मृत्युदंड देने का फैसला कर देते हैं। और उसी क्षण बैरम खां अपनी तलवार निकालकर राजा विक्रमादित्य की हेमू की सर को धड़ से अलग कर देते हैं, ठीक है। इसी के तत्पश्चात जब बैरम खां पानीपत के द्वितीय युद्ध को विजय कर लेता है, तो अकबर प्रसन्न होकर उसको एक उपाधि देता है। और वो उपाधि क्या होती है? खान ए खाना की, अर्थात खानों में सर्वश्रेष्ठ खान की उपाधि किसको मिलती है? अकबर के संरक्षक को। धीरे धीरे बैरम खां धीरे धीरे क्या होता है, अकबर का और करीबी बनने लग जाता है। और यही चीज अन्य लोगों को, प्रजा को खुशी जाहिर नहीं होती है। तो इसके खिलाफ, बैरम खां के खिलाफ क्या हो जाता है? षड्यंत्र रचने लग जाता है। और उसी षड्यंत्र में जो शामिल होते हैं वो होती है स्वयं अकबर की मां हामिदा बानो बेगम। कौन? अकबर की मां हामिदा बानो बेगम। और उसी षड्यंत्र में जो दूसरा नाम होता है वो होता है महामा अनंगा। महामा अनंगा कौन होती है? महामा अनंगा ने अकबर का बचपन में क्या होती है, देखभाल करी होती है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नाम होता है वो होता है आदम खां, ठीक है, आदम खां का नाम। अब जब अकबर पूर्ण रूप से वयस्क हो जाता है, वयस्क की श्रेणी में आ जाता है, तो वो क्या होता है, पूरी शासन सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है। अभी तक क्या था, जो शासन सत्ता थी, शासन व्यवस्था थी, वो चल रही थी किसके द्वारा चल रही थी? बैरम खां के द्वारा, जो कि अकबर का संरक्षक था, ठीक है। अकबर का संरक्षक था। जब अकबर 18 साल से ऊपर हो जाता है और शासन सत्ता संभालने के काबिल हो जाता है, तो वह पूरी तरह सत्ता में आ जाता है, ठीक है। इसी बीच क्या होता है, अकबर के पास क्या होता है, धीरे धीरे बैरम खां के प्रति षड्यंत्र की साजिशें रची जाती है। और उन्हीं साजिशों में जो साजिश रचने वाले होते हैं वो होते हैं वे शक्तिशाली राजा जिसको बैरम खां ने नाराज किया होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है बैरम खां का सिया होना। किसका? बैरम खां का सिया होना। अब यह कहा जाता है, प्रजा के द्वारा अकबर के कानों में यह बात डाल दी जाती है कि बैरम खां अपने मंत्रिमंडल में सिर्फ सिया लोगों को ही डाल रहा है, सिया लोगों की नियुक्ति कर रहा है, ठीक है। इसी बीच अकबर क्या करता है, एक बहाना बनाता है, किसका? शिकार का बहाना बनाता है और आगरा से दिल्ली चला जाता है, ठीक है। शिकार के लिए कहां चला जाता है? आगरा से दिल्ली चला जाता है। और वहीं दिल्ली से एक फरमान जाहिर करता है कि बैरम खां को उसके पद से हटा दिया जाए, बैरम खां को संरक्षक के पद से हटा दिया जाए। जब बैरम खां को संरक्षक के पद से हटा दिया जाता है, तो बैरम खां एक विद्रोह करता है। हालांकि जब वह विद्रोह करता है तो अकबर के सामने जब वो प्रस्तुत होता है तो वह अकबर के अधीन स्वयं को मान लेता है, परंतु अकबर उसी समय क्या करता है, उसे मक्का जाने का निर्णय दे देता है, मक्का जाने को कहता है। जब वह रास्ते में मक्का जा रहा होता है तो अहमदाबाद के निकट एक अफगान शासक, जिसके पिता की मृत्यु वह पानीपत के द्वितीय युद्ध में कर देता है, वह अफगान शासक उसको मार देता है। जब यह खबर अकबर को पता चलती है तो अकबर उसकी युवा पत्नी से, ठीक है, अकबर उसकी युवा पत्नी से विवाह कर लेता है और उसी बैरम खां के पुत्र को अपने पुत्र के समान क्या करता है, पालता है, ठीक है।
और वही पुत्र, वही बैरम खां का पुत्र आगे चलकर किस नाम से, आगे चलकर अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है, ये अब्दुल रहीम खान ए खाना, खान ए खाना देखा था ना, किसकी उपाधि थी, बैरम खां की उपाधि थी। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि बैरम खां का पुत्र होता है अब्दुल रहीम खान खाना, जो आगे चलकर अकबर के 9 रत्नों में शामिल होता है। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है, विद्वान होता है, प्रशासनिक कार्यों में कुशल रहता है, वही खान ए खाना। जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो उसके तत्पश्चात वजीर ए आजम का पद खाली हो जाता है। ठीक है, किसका पद, वजीर ए आजम का पद खाली हो जाता है, और उसी वजीर ए आजम के पद को दे दिया जाता है किसको, अतंगा खान को। किसको दे दिया जाता है, अतंगा खान को। इसके तत्पश्चात आदम खां जो कि अकबर की दासी महमा अनंगा का पुत्र होता है, 1561 ईस्वी में मालवा राजा बाज बहादुर पर आक्रमण कर देता है और स्वयं को उसकी सूबेदारी मानने के लिए विवश करता है। ठीक है, इससे अकबर प्रसन्न तो होता है, किंतु कुछ समय पश्चात ही जो यह आदम खां होता है वह वजीर ए आजम अतंगा खान की मृत्यु कर देता है, जिसके तत्पश्चात अकबर अतंगा खान की हत्या के उपलक्ष्य में, ठीक है, अतंगा खान की हत्या के उपलक्ष्य में किसको, आदम खान को मृत्युदंड दे देता है। इसी के मृत्युदंड के चलते आदम खां की जो माता होती है, कौन, हमने पढ़ा था आदम खां की माता दासी महमा अनंगा, उसकी भी शोक के कारण क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु के तत्पश्चात महरौली में एक मकबरा बनाया जाता है आदम खां और दासी महमा अनंगा की याद में। ठीक है, और यह मकबरा जो था वो अष्टकोणीय था, अष्टकोणीय मकबरा अर्थात अष्टभुजाओं वाला मकबरा था। अब इस मकबरे का बाद में जो यूज होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे इस मकबरे को कभी पुलिस चौकी के रूप में बदल दिया जाता है, कभी डाक विभाग के रूप में बदल दिया जाता है। बाद में जब 1899 से 1905 तक कर्जन आता है तो कर्जन इस मकबरे को सुरक्षित कर लेता है। ठीक है, कर्जन इस मकबरे को सुरक्षित कर लेता है। अब अकबर क्या करता है, 1562 ईस्वी में दास प्रथा को अंत कर देता है, दास प्रथा का अंत कर देता है। हमने देखा था दास प्रथा जो थी मध्यकालीन इतिहास की एक सबसे बड़ी समस्या रही थी। ठीक है, दासों को खरीदा जाता था, उन्हें शिक्षा दीक्षाएं दी जाती थी, युद्ध में निपुण कुशल किया जाता था, उसके तत्पश्चात राजा को बेच दिया जाता था। ठीक है, तो दास प्रथा के बारे में जानते हैं कि सर्वप्रथम जो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था वो किसने लगाया था। तो सर्वप्रथम जो प्रतिबंध लगाया था दास प्रथा पर वो शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, अब इसी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा दास रहे होते हैं, कितने, 2.5 लाख। ठीक है, 2 से 2.5 लाख के दास होते हैं फिरोज शाह तुगलक के काल में। इसके तत्पश्चात अकबर क्या करता है, 1562 ईस्वी में इस दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, 2 अलग अलग वर्ड हैं, एक दास व्यापार पर प्रतिबंध और दूसरा है दास प्रथा पर प्रतिबंध। व्यापार पर प्रतिबंध का मतलब है कि दासों को खरीदा व बेचा नहीं जाएगा, अर्थात दास तो होंगे पर उन दासों को खरीदा व बेचा नहीं जाएगा, मतलब उनकी मार्केट नहीं लगेगी। दूसरा क्या है, प्रतिबंध दास प्रथा पर, अर्थात कोई किसी का दास नहीं रहेगा। और इसको सर्वप्रथम जो खत्म किया था, जो हटाया था, वो हटाया था 1562 ईस्वी में अकबर ने। किसने हटाया था, 1562 ईस्वी में अकबर ने। जब 1789 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है तो वह दोबारा क्या होता है, इस पर प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, किस पर, दास व्यापार पर प्रतिबंध। ठीक है, इसका मतलब अकबर के बाद यह दास प्रथा पुनः चल जाती है। ठीक है, अकबर के बाद यह दास प्रथा पुनः चल जाती है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के आते समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब 1789 ईस्वी में आते हैं तो वह इस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। 1843 ईस्वी में जब लॉर्ड
एलन बरो आते हैं तो यह पूर्ण रूप से क्या करते हैं, दास प्रथा का अंत कर देते हैं। अब 1562 में हमने देखा दास प्रथा का अंत हो रहा है, ठीक है, दास प्रथा का अंत हो रहा है। उसके एक साल के तत्पश्चात अकबर 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है। किसको? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है। हालांकि उसकी मंत्रिमंडल यह कहकर इसको रोकने की कोशिश करते हैं कि इससे खजाने में, ठीक है, जो धन इकट्ठा हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिर भी अकबर क्या करता है, इस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है। 1564 ईस्वी में यह जजिया कर भी समाप्त कर देता है, जो किस किस के लिए लागू था, हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए, ईसाइयों के लिए लागू जो जजिया कर था वो भी समाप्त कर देता है। 1565 ईस्वी में, ठीक है, तुरंत एक साल के पश्चात 1565 ईस्वी में यह सती प्रथा का अंत कर देता है। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा यह थी कि किसी के पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी स्वयं उसी की चिता में बैठकर स्वयं को भस्म कर देगी, ठीक है, यह क्या थी? सती प्रथा थी, जिसको 1565 ईस्वी में अकबर ने समाप्त करा। अब 1567 तक, ठीक है, 65 के बाद यह 67 में क्या करता है, 1567 में अधिक मद्यपान पर रोक लगा देता है, ठीक है, मद्यपान पर रोक नहीं लगाता है, अधिक मद्यपान पर रोक लगा देता है, ठीक है। इसकी सर्वप्रथम विजय की बात करूं तो ये इसकी जो सर्वप्रथम विजय होती है ये होती है मालवा में, ठीक है। उस समय मालवा के जो मालवा क्षेत्र के जो शासक रहते हैं वो रहते हैं बाज बहादुर, राजा बाज बहादुर, और उन्हीं राजा बाज बहादुर को जब ये परास्त कर लेता है तो उसके पश्चात यह उनकी पत्नी से विवाह कर लेता है और उस पत्नी का नाम होता है रूपमती, ठीक है, रूपमती, जो बाद में क्या करती है, जहर खाकर अपनी जान दे देती है, अपने जीवन को समाप्त कर लेती है, ठीक है। अकबर की जो पहली पत्नी थी वो कौन थी? वो थी रुकैया बेगम, ठीक है, वो कौन थी? रुकैया बेगम थी। वही रुकैया बेगम जिसके साथ अकबर का विवाह क्या होता है, बाल्यावस्था में ही विवाह हो जाता है, ठीक है। 9 वर्ष की आयु जब अकबर की होती है तो इसका विवाह रुकैया बेगम के साथ हो जाता है, ठीक है। इसके पश्चात यह 1562 में भारमल पर भारमल को क्या करता है, अपने अधीन कर लेता है। कौन? अकबर। अकबर 1562 ईस्वी में भारमल को अपने अधीन कर लेता है और भारमल पहला शासक होता है जो अकबर के अधीन हुआ होता है, ठीक है, जो अकबर के अधीन होता है वो पहला शासक कौन होता है? भारमल होता है। और इसी भारमल की पुत्री होती है कौन? हरका बाई, ठीक है, इसी भारमल की पुत्री होती है हरका बाई। जब भारमल अधीन हो जाता है किसके? अकबर के जब अधीन हो जाता है तो भारमल उससे एक प्रस्ताव रखते हैं कि पुत्री की विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, किसके साथ? अकबर के साथ। और वही उसी हरकाबाई का जो पुत्र होता है वो होता है कौन? जहांगीर, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य की सत्ता को संभालता है। अब यही हरकाबाई के जो बचपन का नाम होता है वो होता है हीर कुंवर। क्या होता है? हीर कुंवर। बाद में जब अकबर से इसका विवाह हो जाता है तो इसको मरियम उज्जमानी नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मरियम उज्जमानी नाम दे दिया जाता है, जिसको बाद में आगे चलकर जोधाबाई के नाम से पुकारा जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने अकबर के परिचय के बारे में वर्णन करा था। दूसरे लेक्चर में हम इसी के पार्ट 2 में हम अकबर के साम्राज्य का विस्तार देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो के PDF नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।